मैं आज आपको भारतीय संघ व्यवस्था के इटालियन फीचर के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं आज का युग प्रजातंत्र और प्रजातंत्र के अनेकों रूप पाए जाते हैं। संघात्मक शासन, एकात्मक शासन, संसदात्मक शासन, अध्यक्षात्मक शासन। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का ये जो विभाजन किया गया है, ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर किया गया। इसी प्रकार से एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणालियों का जो वर्गीकरण किया गया है, ये केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों के आधार पर किया गया। जब केंद्र सरकार समस्त शक्तियां अपने हाथ में रखती है तो हम उसको एकात्मक शासन कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में, जापान में, फ्रांस में व्यवस्था विद्यमान है। वहां पर अगर कोई प्रशासकीय इकाइयां होती भी हैं तो वो अपनी शक्ति केंद्र से प्राप्त करती है, न कि संविधान से। जबकि संघात्मक शासन एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें दोहरी सरकार होती है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, और ये जो विभाजन किया जाता है ये संविधान के द्वारा किया जाता है। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों समान स्तर पर होते हैं। जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र के अधीन नहीं होती। तो संघात्मक व्यवस्था उन देशों में आमतौर पर अपनाई जाती है जो बड़े देश हैं, जो विविधता युक्त देश हैं, जहां सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नताएं हैं, विशाल आकार के हैं। एकात्मक शासन प्रणाली आमतौर पर उन देशों में अपनाई जाती है जहां छोटे देश हैं, छोटे आकार वाले देश हैं और विविधताएं बहुत ज्यादा नहीं। अगर हम फेडरल सिस्टम के जो ओरिजिन है उसके बारे में देखें तो ये जो फेडरल शब्द है, संघ शब्द है, फेडरेशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के फोएडस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो एक संघ शासन वो शासन प्रणाली है जो समझौते के द्वारा जन्म लेता है। जैसे अमेरिका का संघ है। जब 1787 में अमेरिका के संघ का निर्माण हुआ था तो उस समय 13 स्वतंत्र देश थे जिन्होंने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने को सैनिक रूप से और आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में संगठित कर लिया था। संघ बनाने का एक अन्य रूप भी विद्यमान है जो भारत में है, जहां पर कि एक बड़े देश को, विविधता युक्त देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संघात्मक में परिवर्तित कर दिया जाता है। यद्यपि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब ये है, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार इसका अर्थ ये है कि जो भारत का संघ है उसका निर्माण राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम नहीं है। इसलिए भारतीय संघ का कोई राज्य भारत से पृथक नहीं हो सकता। भारत का संघ एक ऐसा यूनियन है जो इनडिस्ट्रक्टिबल है। इसका मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसका कोई राज्य भारत से पृथक नहीं हो सकता। अब मैं आपको उन संघीय विशेषताओं के बारे में बताऊंगी जो भारतीय संघ में विद्यमान है। भारत के संघ में वो सारी संघात्मक विशेषताएं विद्यमान हैं जो कि एक आदर्श संघ में होनी चाहिए। जैसे एक आदर्श संघ में जो पहली विशेषता होती है वो होती है शक्तियों का विभाजन। तो भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया केंद्र और राज्य के बीच में, क्योंकि दोहरी सरकार होती है। एक सरकार केंद्र में होती है, एक सरकार राज्यों में होती है, और दोनों अपनी अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। तो दोहरी सरकार पहली विशेषता। दूसरी विशेषता होती है शक्तियों का विभाजन। भारत के संविधान में भी शक्तियों का विभाजन किया गया है, और ये जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है। इस सूची में वो विषय रखे गए हैं जो सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे रक्षा है, जैसे विदेश संबंध है, विदेशों के साथ व्यापार करना है, संचार है, डाक तार है, मुद्रा है। ये संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं, जिनमें से 4 विषय निकाल करके शिक्षा, जंगली जानवर, वन और बाट माप तोल, ये निकाल करके संवर्ती सूची में कर दिया गया। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, और राज्य सूची में
विषय हैं जो राज्य स्तर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे शिक्षा है, सिंचाई है, एग्रीकल्चर है, स्वास्थ्य है, लोकल गवर्नमेंट है। तो इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, जो राज्य सूची में है। एक तीसरी सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की से उसको लिया है, वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। इसमें ओरिजिनली 47 विषय थे, जो अब 52 हो गए, क्योंकि राज्य सूची से 4 विषय निकाल करके शिक्षा, वन, जंगली जानवर और बाट माप तोल निकाल करके समवर्ती सूची में कर दिए गए हैं। और एक और नया तत्व उसमें जोड़ दिया गया है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण। तो इस प्रकार से भारतीय संघ में ये जो विशेषताएं हैं संघात्मक शासन की, दोहरा शासन और शक्तियों का विभाजन, ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके साथ ही भारतीय संघ में संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ ये हुआ कि संविधान सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। संविधान में ही शक्तियों का विभाजन किया गया है, और जो संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र और राज्य की सरकारों को उसी संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना। अगला, संघात्मक देशों में एक कठोर और लिखित संविधान होना आवश्यक होता है। संविधान लिखित होना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि लिखित चीज अधिक प्रामाणिक होती है। अगर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा मौखिक रूप से किया जाएगा तो मौखिक जो रूप होता है विभाजन का, वो प्रामाणिक नहीं होता, इसलिए संविधान में लिख दिया जाता है। तो भारत का संविधान लिखित है, जिसकी बैठकें प्रारंभ होनी शुरू हुई थी 1946 दिसंबर से, 49 में बन के तैयार हुआ था और 1950 में लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लिखित है और वो एक कठोर संविधान भी है। हालांकि संपूर्ण अर्थों में भारत का संविधान कठोर संविधान नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। भारत के संविधान के जिन प्रावधानों का संबंध भारत के संघात्मक स्वरूप से है, उन प्रावधानों में यदि कोई परिवर्तन करना होता है तो उसमें संसद का विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती। इस प्रकार से भारतीय संघ में ये तत्व भी मौजूद है, रिजिड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, लिखित और कठोर संविधान का। इसके अलावा जो संघात्मक देश होते हैं वहां पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था संघात्मक देशों में इसलिए की जाती है ताकि वह केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों का समाधान कर सके और उनको अपनी अपनी सीमाओं में रख सके। यदि कोई कानून ऐसा बनता है जो संविधान के विरुद्ध है या संविधान की धाराओं से बेमेल है, तो उन को रद्द कर सके, उनको अवैध घोषित कर सके। इसके अलावा सभी संघात्मक देशों में दोहरी संसद जो है वो 2 सदन वाली होती है, बाइकैमरल होती है। इसका मतलब ये है कि जो निचला सदन होता है वो तो जनता का प्रतिनिधित्व करता ही करता है, लेकिन जो ऊपर का सदन होता है वो इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका के संघ में इकाइयों का प्रतिनिधित्व सीनेट में दिया गया है, भारत के संघ में इकाइयों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में दिया गया है। राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, वह बड़े राज्यों को अधिक है, छोटे राज्यों को कम। लेकिन अमेरिका के संविधान में ये जो प्रदान किया गया प्रतिनिधित्व राज्यों को, इकाइयों को, वो समान रूप से प्रदान किया गया। ये तो हुए भारतीय संविधान में विद्यमान संघात्मक तत्व। लेकिन भारत के संविधान में इन संघात्मक तत्वों के बावजूद भी कुछ ऐसे तत्व भारतीय संविधान में हैं जो उसको एकात्मक स्वरूप प्रदान कर देते हैं और जिनकी वजह से भारतीय संघ के ऊपर एकात्मकता के ओर झुके होने के आरोप लगते रहते हैं। जैसे पहली बात अगर हम देखें तो भारत में स्ट्रॉन्ग सेंटर की व्यवस्था की गई, सुदृढ़ केंद्र की व्यवस्था की गई है। इस सुदृढ़ केंद्र की व्यवस्था का मतलब ये है कि भारत में जो, अगर हम ये देखें कि 7वीं अनुसूची में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसमें 97 विषय सूची में रखे गए हैं। 66 विषय राज्य सूची में रखे गए थे, जिनमें से 4 विषय वापस ले लिए गए, समवर्ती सूची में डाल दिए गए। 47 विषय समवर्ती सूची में, जो बढ़ाकर 52 कर दिए गए। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो केंद्र के पक्ष में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और जो अवशिष्ट विषय हैं वो भारत में
केंद्र के अधीन रखे गए हैं, न कि राज्यों के, जैसा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संघ में किया गया। तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर भारत में मौजूद है। इसके अलावा हमारे एक संविधान है। अगर हम जम्मू और कश्मीर को अपवाद मान लें, उसके अलावा पूरे देश के लिए 28 राज्यों के लिए एक ही संविधान है, जबकि अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में दोहरे संविधान है। हर एक राज्य के भी अपने अलग संविधान है, केंद्र का अलग संविधान है। भारत में इकहरी नागरिकता का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ भारत का प्रत्येक नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक है, जबकि अमेरिका में उसको दोहरी नागरिकता प्राप्त है। वो अपने देश का भी नागरिक है, उस राज्य का भी नागरिक है जिसमें वो रहता है। और स्विट्जरलैंड में तो उसको तिहरी नागरिकता प्राप्त है, मतलब वो अपने देश का भी नागरिक है, अपने कैंटन का भी नागरिक है और अपने कम्यून का भी नागरिक है। तो भारत में इस हिसाब से एकहरी नागरिकता दे करके ये एकात्मकता के तत्व का प्रमाण दिया गया है। इसके अलावा भारत के संविधान में जब संकट की स्थितियां पैदा होती हैं तो वो एकात्मक स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। जैसे भारत के संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है वो 3 है, 352, 356, 360। अनुच्छेद 352 में ये कहा गया है कि भारत में जब कोई बाहरी आक्रमण होगा या युद्ध होगा या आर्म्ड रिबेलियन होगा तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 356 है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है, तो उस राज्य का शासन भी केंद्र के हाथ में चला जाता है। और इसी प्रकार से जो तीसरी इमरजेंसी है, आर्थिक इमरजेंसी 360 में, यद्यपि भारत में आज तक वो इमरजेंसी लागू नहीं की गई है, लेकिन भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर कभी भारत की साख को खतरा पैदा हो जाए तो आर्थिक इमरजेंसी की घोषणा की जाएगी। ये तीनों प्रकार की इमरजेंसी जो है उनमें राज्य सरकारों का अस्तित्व बिल्कुल नगण्य हो जाता है और समस्त शक्तियां जो हैं वो केंद्र के हाथ में चली जाती हैं। ये तो हुई आपातकाल की बात। लेकिन अगर हम सामान्य स्थितियों में भी देखें तो सामान्य स्थितियों में भी ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में हैं जिनमें कि हमारा संघात्मक स्वरूप पे आघात पहुंचता है। जैसे अनुच्छेद 249 है। अनुच्छेद 249 जो है भारत का संविधान का, उसमें ये कहा गया है कि यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से यह रिक्वेस्ट करें, ये प्रार्थना करें कि उनके लिए राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बनाए, तो फिर उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाने लगती है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 253 है। अगर भारत की सरकार किसी देश के साथ कोई संधि करती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है और उस संधि के द्वारा कुछ ऐसी बाध्यताएं हमारे संघ के ऊपर आती हैं जिन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उन्हें राज्य सूची के मामलों में दखल देना पड़े, तो वो ऐसा करने के लिए संविधान द्वारा अधिकृत है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए राज्य सूची के मामले में केंद्र सरकार को दखल देने का अधिकार। इसके अलावा भारत में एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ ये है कि भारत में न्यायपालिका का संगठन एक पिरामिड की तरह है। अमेरिका की तरह यहाँ पर दोहरे न्यायालय नहीं, वहां पर राज्यों के अपने अलग न्यायालय हैं, केंद्र का अलग सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन भारत में इकहरी न्यायपालिका, अर्थात एक सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, राज्यों की अलग न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, लेकिन उन उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि दोहरे न्यायालयों की व्यवस्था नहीं है, ये संघात्मकता के ऊपर चोट करता है। इसी प्रकार से भारत में जब राज्यों की सीमाओं में, उनके आकार में, उनमें कोई भौगोलिक परिवर्तन करना हो, नया राज्य बनाना हो, 2 राज्यों के एक बनाने हो, एक राज्य से कोई क्षेत्र निकाल करके दूसरे में शामिल करना हो, ये सारे परिवर्तन भारत की संसद अपने साधारण बहुमत से कर लेती है। जबकि अमेरिका में राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय है, मतलब राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन करना
बिना राज्यों की अनुमति के संभव नहीं होता। इसी प्रकार से एक और एकात्मक तत्व जो भारतीय संविधान में पाया जाता है वो है अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था। यद्यपि भारत में राज्यों में अलग सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवाएं राज्यों की अपनी अलग है, केंद्र की अपनी अलग है, लेकिन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनके जो अधिकारी होते हैं वो संघ के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो संघ के द्वारा ही ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और संघ के ही अल्टीमेट कंट्रोल में रहते हैं। मतलब वो राज्यों से वेतन जरूर प्राप्त करते हैं, तो राज्यों के ऊपर वित्तीय भार पड़ जाता है, वेतन राज्यों से प्राप्त करते हैं, लेकिन कंट्रोल गृह मंत्रालय के अंदर में रहते हैं। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं कई बार भारत के राज्यों के द्वारा आलोचना का पात्र बनी और राज्यों ने इस तरह की डिमांड्स की हैं कि ये अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। इसी प्रकार से एक और तत्व जो भारतीय संघवाद के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट करता है वो है राज्यपाल की संस्था। राज्यपाल एक ऐसा पद है जो एक राज्य में राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है और उसको राज्य में वो किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति होता है, वो उस राज्य का निवासी नहीं होता जिस राज्य में उसको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो उस राज्य में किसी भी प्रकार की जो क्षेत्रीय धारणाएं अगर कोई पल्लवित हो रही हैं तो उनको रोक सके और उनको नेशनल इंटरेस्ट में गाइड कर सके। तो राज्यपाल का पद बहुत आलोचना का पात्र बना है, क्योंकि आमतौर पर आजादी के बाद से भारत के राज्यपालों ने बजाय एक संवैधानिक अध्यक्ष होने के उन्होंने केंद्र के एजेंट की भूमिका अधिक निभाई है। और आजादी के बाद जितनी बार भारत के राज्यों में धारा 356 लगाई गई है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, आमतौर पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं राज्य सरकारों के द्वारा कि गवर्नरों ने उनके विरुद्ध गलत रिपोर्ट भेज करके राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू करवाया, या यूं कहें कि केंद्र सरकार राज्यपालों के पद का इस्तेमाल विरोधी पार्टी की राज्यों में विद्यमान सरकारों के गिराने के लिए करती आई। तो ये बहुत ही विवाद का विषय रहा है गवर्नर का पद केंद्र और राज्य के बीच में। इसी प्रकार से एक और जो हमारे यहाँ एकात्मक तत्व हमारे संविधान में वो है एक एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था। भारत में केंद्र और राज्य दोनों का इलेक्शन करवाने का काम एक सिंगल निर्वाचन आयोग को प्रदान किया गया। निर्वाचन आयोग के हाथ में इलेक्शन करवाने की पावर है, जबकि अमेरिका में राज्यों में पावर करवाने के लिए अलग मशीनरी है, केंद्र में इलेक्शन करवाने के लिए अलग मशीनरी, और भारत में एक ही निर्वाचन आयोग। इसी प्रकार से भारत में जो राज्य हैं, एक बहुत बड़ा कारण उनके एकात्मकता की ओर जो भारतीय संघ को ले जा रहा है वो ये है कि भारत के राज्य आर्थिक रूप से केंद्र पर निर्भर हैं। जब भी कोई उनके ऊपर विपदा आती है, आर्थिक विपदा आती है, तब भी उन केंद्र का मुंह ताकना पड़ता है, और अन्यथा भी उनके पास राजस्व के स्रोत कम है, साधन कम है, इसलिए उनको हर समय केंद्र सरकार का मुंह देखना पड़ता है। इन सब एकात्मक तत्वों के बावजूद भी ये जो एकात्मक तत्व भारतीय संघ को एकात्मकता प्रदान कर रहे हैं, इन सब एकात्मक तत्वों के बावजूद भी डॉक्टर अम्बेडकर का ये कहना है भारतीय संघ के बारे में कि वो भारतीय संघ जो है वो केंद्र और राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों ही अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, दोनों को ही संविधान ने जन्म दिया है, लेकिन भारतीय संघ को संघ के एक तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, ऐसा उनका कहना है। और भारत का संघ समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार कभी एकात्मक और कभी संघात्मक हो जाता है। मतलब उन्होंने ये बात स्वीकार की कि भारतीय संघ को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, लेकिन उसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार एडजस्टमेंट करने की क्षमता है। वो कभी लचीला हो जाता है, कभी वो मजबूत हो जाता है। इसी प्रकार से केसी वियर जो है वो भारतीय संघ के बारे में कहते हैं कि भारत का संघ एक क्वासी फेडरल है, अर्ध संघ कहते हैं वो भारतीय संघ को। वो भारतीय संघ को अर्ध संघ इसलिए कहते हैं कि उनका कहना है कि बजाय ये कहने के कि भारतीय संघ एक ऐसा संघ है जिसमें गौण रूप से एकात्मक तत्व है, ये कहा जाना ज्यादा उचित है कि भारतीय संघ एक ऐसा एकात्मक राज्य है जिसमें गौण रूप से संघात्मक तत्व मौजूद है। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संघ को
कहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वाला संघ है, अर्थात उसमें मजबूत केंद्रीकृत टेंडेंसी है, मतलब केंद्र की ओर इशारा करते हैं, मजबूत केंद्र की ओर इशारा करते हैं, इसलिए वो भारतीय संघ को एक संघ मानने को तैयार नहीं है अपने आदर्श रूप में। ग्रेनविल ऑस्टिन जरूर एक ऐसे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि भारत का संघ एक सहयोगी संघ है। सहयोगी संघ का मतलब ये कि भारत में केंद्र और राज्य जो दोनों देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो संघ सहयोगी संघवाद की बात ग्रेनविल ऑस्टिन ने कही है, ये उस समय तो सही कही जा सकती थी जब भारत में एक ही सरकारें होती थी, केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकारें होती थी और उनके बीच में आपस में सहयोग था। लेकिन आज के युग में हम ऐसा नहीं कह सकते, आज के समय में, बल्कि आज के युग में हम ज्यादा बेहतर यही कहा जा सकता है कि जैसे मॉरिस जोन्स ने कहा कि भारत का संघ एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि भारत में सौदेबाजी का संघ, इसका अर्थ ये है कि भारत में राज्य आज अपनी शक्ति को असर्ट कर रहे हैं, खास तौर पे तब से जब से चौथे आम चुनाव के बाद भारत में एक विरोधी पार्टियों की गवर्नमेंट सत्ता में आई थी 9 राज्यों में। उसके बाद से ये सौदेबाजी का संघ हमारे यहाँ शुरू हुआ। राज्यों ने बहुत सारी डिमांड करनी शुरू की, अपने को असर्ट करना शुरू किया। राज्यों ने अपनी स्वायत्ता की मांग करनी शुरू की, उन्होंने डिमांड करनी शुरू की कि भारत की संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, जिसमें भारत को यूनियन कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया, उसमें यूनियन शब्द को हटा करके फेडरेशन शब्द को जोड़ा जाए। ये कहा गया कि भारतीय संघ के पास खाली रक्षा की और मुद्रा की और विदेशी संबंध की शक्ति होनी चाहिए, अधिकांश शक्तियां जो हैं वो राज्य सूची को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो इस तरह की डिमांड राज्यों के द्वारा बार बार समय समय पर की जाती रही। जैसे आप देख रहे हैं वर्तमान समय में ये एनसीटीसी का जो आइडिया आया है, केंद्र सरकार ने कहा कि हम मार्च में एक ऐसी एजेंसी बनाने वाले हैं जो संपूर्ण देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कार्य करेगी, और उसमें राज्यों के स्तर पर भी उसको काम करना पड़ेगा। कोई भी गिरफ्तारी कर सकती, कोई भी सर्च कर सकती है, कोई भी पूछताछ कर सकती है। लेकिन तुरंत भारत के कई राज्यों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। न केवल उन राज्यों ने जहां पर विरोधी पार्टी की गवर्नमेंट है, बल्कि उन राज्यों ने भी जो कि यूपीए के घटक पार्टियां हैं, उन राज्यों ने भी जो कि यूपीए की जिन राज्यों में यूपीए की घटक पार्टियों की सरकार है, जैसे ममता बनर्जी है पश्चिमी बंगाल में, या जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये एनसीटीसी नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये भारत की संघात्मकता पर ये एक बहुत बड़ा आघात है। तो इस प्रकार जो भारत के राज्य हैं वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ ये भारतीय संघ के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि भारत के राज्य वो केंद्रीकृत जो हमारा एक ढांचा बन रहा था, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स था, उसको फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बनाने की ओर एक असर्ट कर रहे हैं, इस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं, और ये एक अच्छा संकेत है। नहीं तो भारत के संघ के ऊपर वो जो आरोप लगते रहे हैं, वो उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भारत एक संघात्मक राज्य है और उसके बावजूद भी किसी भी राज्य में जब चाहे तब दखल दे दे, जब चाहे राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, जब चाहे तब किसी राज्य के आकार में चेंज कर दें। तो एक केस आया था 1994 में, एसआर बोम्मई का केस। उस केस में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि फेडरलिज्म जो है, संघवाद जो है, वो भारतीय संघ का एक बेसिक फीचर, और उनका ये कहना था कि राज्य जो है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व रखते हैं। राज्यों का अपना स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है, राज्य कोई केंद्र के एजेंट नहीं है, या वो राज्य जो है वो केंद्र की नगर पालिकाएं नहीं है, उनका अपना अलग अस्तित्व है। हाँ, ये बात दूसरी है कि जब कभी संकट आता है तो जो भारत के संघात्मक स्वरूप है वो एकात्मक में बदल जाता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ये केवल एक अपवाद है। और डॉक्टर अम्बेडकर का, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, जब भारत का संविधान बना था तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारत का संघ कोई समझौते का परिणाम नहीं है जैसे अमेरिका का संघ है, इसलिए भारत का कोई भी राज्य भारतीय संघ से पृथक नहीं हो सकता, ये उन्होंने पहले क्लियर कर दिया था। ये भी उन्होंने कहा कि भारतीय संघ को संघ के एक टाइट मोल्ड में नहीं ढाला गया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि दोनों ही जो संघ के जो दोनों सत्ताएं हैं,
राज्य और केंद्र दोनों अपनी सत्ता संविधान से प्राप्त करते हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। इसलिए राज्यों का अपना पृथक अस्तित्व है और समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार वो कभी एकात्मक हो जाता है, कभी संघात्मक हो जाता है। मैं समझती हूँ भारतीय संघ के लिए एक बहुत ही आदर्श अवस्था है। थैंक यू।